नमस्कार, मैं योगेश राणा। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, यहाँ पर केवल लाभ के रिश्ते होते हैं। इसीलिए आइए कुछ मतलब के रिश्तों पर बात करते हैं, कुछ उन लोगों पर बात करते हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी को अक्सर अपने सपनों में देखा करते हैं। साथ में यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों के ये जो लाभ के रिश्ते हैं कितने लाभ के हैं, कितने स्वार्थ के हैं और कितने देश की चिंता के रिश्ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री पद की ओर देखते हुए अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक को दांव पर लगाने वाले नीतीश कुमार के बारे में। उनकी बात करने से पहले उनकी ताकत को समझते हैं। नीतीश कुमार की 3 तमन्ना है। एक, वो खुद को प्रधानमंत्री पद के काबिल समझते हैं। 2, नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में जेडीयू और आरजेडी को आगे बढ़ाया जाए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सपा को आगे बढ़ाया जाए और कांग्रेस इनके पीछे आकर खड़ी हो जाए। यानी कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि कांग्रेस अनेक प्रदेशों में दोयम दर्जे की राजनीतिक पार्टी बन जाए। अपनी इसी मुहिम को अमली जामा पहनाने के लिए वो अनेक नेताओं से अब तक मिल चुके हैं। अखिलेश यादव, एचडी कुमारस्वामी, सीताराम येचुरी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, केसीआर और भी कई सारे लोग। लेकिन एक तीसरी बात बताती है कि नीतीश कुमार में दम कितना है। आप मान लो नीतीश कुमार की अगुवाई में गठबंधन हो जाता है और इसमें कांग्रेस भी शामिल हो जाती है, क्योंकि राहुल गांधी तो अभी तक के हिसाब से दौड़ से बाहर हो चुके हैं। अब नीतीश कुमार के संभावित गठबंधन में शामिल पार्टियों की पिछले लोकसभा चुनाव के आधार पर सीटों की बात करें तो कांग्रेस, जेडीयू, सीपीएम, सीपीआई, आम आदमी पार्टी और सपा और भी जो इनके आसपास पार्टी रहती है, जिनको लगता है कि वो नीतीश कुमार के साथ आकर खड़ी हो जा सकती है, इन सब की अगर 2019 में जीती हुई सीटों की संख्या देखें तो वह तकरीबन 80 तक पहुंच पाती है। यानी कुल 100 तक भी नहीं पहुंच पाती है। अब आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री पद के दूसरे बड़े उम्मीदवार ममता बनर्जी की बात करते हैं। पहली बात, ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है। अगर यह मान ही लिया जाए कि ममता बनर्जी की अगुवाई में कोई थर्ड फ्रंट बन भी जाता है तो अखिलेश यादव, नवीन पटनायक और शरद पवार से उनके अच्छे रिश्ते हैं, यह बार बार सामने आता ही रहता है। इसी आधार पर ममता के साथ संभावित गठबंधन में शामिल दलों की बात करें और इन दलों की 2019 के चुनाव के आधार पर जीती गई सीटों की बात करें तो टीएमसी, सपा, आम आदमी पार्टी, बीजेडी, उद्धव का जो गुट है और एनसीपी, इन सब की 2019 में जीती गई सीटों की कुल संख्या की बात करें तो ये करीब 50 के आसपास पहुंच पाती है। यह कमाल की बात है। 50 सीटों के आधार पर प्रधानमंत्री पद की तरफ बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखा जा रहा है। अब आगे बढ़ते और केसीआर की बात करते हैं। वो भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं और बीच बीच में थर्ड फ्रंट बनाने का सपना देखते रहते हैं। केसीआर ने तो जनवरी माह में एक मेगा रैली कर अपनी इच्छा को दर्शा भी दिया था। इस रैली में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सीपीएम, सीपीआई ने हिस्सा लिया था। कुमारस्वामी ने भी केसीआर का समर्थन किया था। केसीआर ने शरद पवार, उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की है। अब इन सब की 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती गई सीटों की बात करें तो ये तकरीबन 9 दल आते हैं जो केसीआर के साथ उनके आसपास खड़े हुए दिखते हैं। और ये जो 9 दल है, बीआरएस, आम आदमी पार्टी, सपा, सीपीएम, सीपीआई, जेडीएस, एनसीपी, उद्धव गुट, जेजेएम और इन सभी दलों की कुल सीटों की बात करें जो पिछले चुनाव यानी 2019 में इन दलों ने जीती थी, वे करीब 33 बनती है। यानी 33 सीटों के सहारे प्रधानमंत्री की कुर्सी की ओर देख रहे हैं केसीआर। अब आखिर में एक और नाम बचता है, अरविंद केजरीवाल। पहली बात, मनीष सिसोदिया प्रकरण में केजरीवाल अपने ही बुरे जाल में उलझे हुए हैं। अटकलें तो ये भी लगाई जा रही है कि कभी भी उन तक भी सीबीआई का फंदा पहुंच सकता है। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के बगैर गठबंधन के इच्छुक है। और तीसरी बात, अभी अरविंद केजरीवाल ने गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस शासित 7 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को लंच पर बुलाया था। उनके बुलावे पर कोई भी नहीं आया। इस समय उनका कोई संभावित गठबंधन भी नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो भाजपा के खिलाफ है, वो कांग्रेस के खिलाफ है। वो जिस प्रदेश में भी जाएंगे वो उस प्रदेश में जमे जमाए किसी भी क्षेत्रीय दल के खिलाफ ही है। इसीलिए यह कहने और सुनने में अच्छा लगता है कि केजरीवाल के साथ कुछ लोग आ सकते हैं, लेकिन यह जमीन पर उतरती हुई हकीकत बिल्कुल भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल सभी को निपटा कर खुद को खड़ा कर लेना चाहते हैं। वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा के खिलाफ भी उतर जाते हैं। इसीलिए विपक्ष में केवल अरविंद केजरीवाल ही ऐसे हैं जिनका कोई अपना नहीं है। उनकी तो लाइन ही सबसे अलग है। अब एक बात और बिल्कुल साफ है, राहुल गांधी के बाद मोटे तौर पर 3 लोग विपक्ष के बड़े चेहरे बनते हुए दिख सकते हैं। अगर समीकरण बनते हैं तो
एक नीतीश कुमार, 2 ममता बनर्जी और 3 केसीआर, जैसा कि मैंने बात की। अभी तक इनके गठबंधन की बात की, इनकी अकेले की ताकत को समझते हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू को पिछले लोकसभा चुनाव में 16 सीटें मिली थी, ममता बनर्जी की टीएमसी को 22 सीटें मिली थी और केसीआर की भारत राष्ट्र समिति को 9 सीटें मिली थी, हालांकि उसका नाम कुछ और था। और अगर केजरीवाल की को भी इसमें शामिल कर ले तो आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली थी। अब इनमें से कोई भी 100 नंबर के चौथाई यानी 25 तक भी नहीं पहुंच पाता है, और इन सब को मिला दे तो भी ये 100 नंबर तक नहीं पहुंच पाते हैं, और ये सभी कहते हैं कि 2024 में हम नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। और इन सभी को उम्मीद है 2024 के बाद कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा, चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे कुछ इस तरह के समीकरण बन जाएंगे कि इनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा। यह कमाल की बात है, जमीन पर जिनके पास बहुत कुछ नहीं है वो सब कुछ हासिल करने का सपना देख रहे। क्या ऐसा संभव है? नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।